ओके, सो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को डिस्कस करते हुए हमने ये चीज देखी थी कि अमाइनो एसिड्स में एक्चुअली जो हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनकी साइड चेन के अंदर आयोनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स की जो साइड चेन है वो आयोनाइजेबल नहीं है। और अगर वो आयोनाइजेबल नहीं है तो उसमें हमारे पास सिर्फ दो ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि उसके एसिडिक या बेसिक बिहेवियर को इफेक्ट कर सकते हैं, और वो ग्रुप कौन कौन से हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अमाइनो ग्रुप, यानी अल्फा कार्बोक्साइल ग्रुप एंड अल्फा अमाइनो ग्रुप। अल्फा अमाइनो ग्रुप इस अमाइनो एसिड को बेसिक प्रॉपर्टीज इंपार्ट करेगा, यानी इस ग्रुप की वजह से ये प्रोटॉन को क्या कर सकती है? एक्सेप्ट कर सकती है। और जो अल्फा कार्बोक्साइल ग्रुप है ये इस अमाइनो एसिड को कौन सी प्रॉपर्टीज इंपार्ट करेगा? एसिडिक प्रॉपर्टीज इंपार्ट करेगा। सो आपके पास अमाइनो एसिड के पास दोनों तरह के ग्रुप्स हैं, एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है। और लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज डिस्कस करने की कोशिश की थी कि अगर इनमें जो दोनों ग्रुप्स है, लाइक दिस इज अ वीक एसिड एंड दिस इज अ वीक बेस, तो हमने कुछ लेक्चर्स पहले बात को डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें वीक एसिड या वीक बेस प्रेजेंट होती है, एक्चुअली वो एज अ बफर एक्ट कर सकते हैं। सो क्या अमाइनो एसिड्स के पास भी बफरिंग एबिलिटी होती है? हम इस चीज को डिस्कस करने के लिए टाइट्रेशन कर्व देख रहे हैं, ठीक है? सो उसी टाइट्रेशन कर्व से स्टार्ट लेते हैं और सबसे पहले उन अमाइनो एसिड्स की टाइट्रेशन कर्व की बात करते हैं जिनकी साइड चेन में आयोनाइजेबल ग्रुप नहीं हो। इसका मतलब है कि इनमें जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर है वो सिर्फ इन दो ग्रुप्स पे डिपेंड करेगा, बाकी और कोई ग्रुप जो है वो टाइट्रेशन कर्व को इफेक्ट नहीं करेगा। सो टाइट्रेशन कर्व को देख लेते हैं कि किस तरह से हमने इसे रिलेट किया था विद अमाइनो एसिड्स। लाइक अगर हम उसी तरह से जैसे हमने वीक एसिड या एसिडिक एसिड के केस में डिस्कस किया था कि आप जो है इसी प्लेट में एक एक्सिस पे बेस रख रहे हो और दूसरे एसिड पे आप उस बेस की एडिशन की वजह से सॉल्यूशन में आने वाला जो पीएच का चेंज है उसको नोटिस करते हैं। सो अमाइनो एसिड में मैंने सिर्फ ग्लाइसिन की बात की थी लास्ट लेक्चर में, और अगर ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखना है इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आप लोग साथ साथ इसकी जो फॉर्म्स है वो भी देखते जाओ। तो ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में आपके पास 2 हाइड्रोजन है, बिकॉज एक हाइड्रोजन एटम साइड चेन में है और एक हाइड्रोजन एटम इस अमाइनो एसिड का पार्ट है, ठीक है? सो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पे CH2 भी लिख सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट में जब आप किसी सॉल्यूशन के अंदर बेस को ऐड करते हो और वो सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमाइनो एसिड। इट मींस कि इस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास ये अमाइनो एसिड प्रेजेंट है और इस अमाइनो एसिड के साथ साथ वाटर भी प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्लस OH नेगेटिव। जैसे ही आप OH नेगेटिव आयंस को ऐड करोगे, बेस को ऐड करोगे, तो होगा क्या? आपका जो ये एडिशन है, एडिशन ऑफ बेस, ये इस मीडियम में प्रेजेंट प्रोटॉन को कंज्यूम करना शुरू कर देगी और सिस्टम के अंदर सिस्टम के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाएगी? लो। अब अमाइनो एसिड्स में भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं ना जो अपने प्रोटॉन को रिलीज कर सकते हैं। हम ये देख लेते हैं कि क्या स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जब टाइट्रेशन बिल्कुल स्टार्ट होगी तो क्या कोई अमाइनो एसिड का कोई ऐसा ग्रुप है जो प्रोटॉन को रिलीज करेगा या नहीं? सो स्टार्टिंग पॉइंट में जब सॉल्यूशन की पीएच बिल्कुल 0 है, आप पीएच को रिलेट करोगे विद द पीके वैल्यूज ऑफ दीस ग्रुप्स, यानी आप ये देखोगे कि वीक एसिड सिर्फ उसी कंडीशन में अपना प्रोटॉन रिलीज कर सकता है जब सॉल्यूशन की पीएच उसकी पीके वैल्यू के इक्वल है या उससे ज्यादा है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड जो अल्फा कार्बोक्साइल ग्रुप है, इसकी पीके वैल्यू अगर हम देखें तो इसकी पीके वैल्यू है 2.34, और जो अमाइनो ग्रुप है अल्फा अमाइनो ग्रुप, इसकी पीके वैल्यू को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसकी वैल्यू है 9.60। अब ये जो आपका एसिडिक ग्रुप है ये अपना प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, लेकिन सिर्फ उस कंडीशन में जब ये किसी ऐसे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है जिस सॉल्यूशन की पीएच इसकी पीके वैल्यू के इक्वल है, यानी इसकी पीएच जो है वो 2.34 हो सॉल्यूशन, बिकॉज 2.34 इसकी पीके वैल्यू है। सो ये या तो तब अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा जब सॉल्यूशन की पीएच इसकी पीके वैल्यू के इक्वल होगी, या ये अपना प्रोटॉन सेकंड कंडीशन में तब रिलीज कर सकता है जब सॉल्यूशन की पीएच इसकी पीके वैल्यू से ज्यादा है, यानी 2.3 से जितनी आप एक्सीड करोगे ये प्रोटॉन को क्या करेगा? रिलीज करेगा। दूसरी तरफ आपके पास अमाइनो ग्रुप, और अमाइनो ग्रुप में हमने
ये पैटर्न देखा था कि ये बेस है और कोई भी बेस किसी भी मीडियम से प्रोटॉन तब पिक करती है जब उस सॉल्यूशन की पीएच उसकी पीके वैल्यू के इक्वल है यानी 9.60 है, या फिर सॉल्यूशन की पीएच उसकी पीके वैल्यू से कम है यानी बिलो 9.60। सो बेस के ऐड करने से सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट होगा, अमाइनो एसिड के सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट होगा। इस टाइम सॉल्यूशन की पीएच ऐसी है कि आपका जो एसिडिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो प्रोटॉन रिलीज नहीं कर सकता। इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा और दूसरी तरफ आपका जो अमाइनो ग्रुप है उसके लिए कंडीशंस ऐसी हैं कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। सो अमाइनो ग्रुप कौन सी फॉर्म में होगा, NH3+ फॉर्म। इसका मतलब है कुछ प्रोटॉन्स OH नेगेटिव आयन में पिक किए अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए और कुछ प्रोटॉन्स यहाँ पे अमाइनो ग्रुप भी पिक करना शुरू हो गए। सो सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इट मींस कि इस केस में आपकी पीएच जो है वो इंक्रीज होगी जी। इस केस में आपका जो अमाइनो एसिड है वो एज अ बफर एक्ट नहीं कर रहा क्योंकि उसकी वजह से सॉल्यूशन की पीएच क्या हो रही है। ये आप लोग टाइम पे क्यों नहीं आए? लेक्चर में आपको आना चाहिए था, उसके बाद आप लोग चले जाओ। ठीक है, सो अभी मैं लास्ट लेक्चर में जो टाइट्रेशन कर्व है उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज आज हमने एक ऐसे अमाइनो एसिड की टाइट्रेशन कर्व को भी डिस्कस करना है जिसकी साइड चेन में एक एडिशनल आयोनाइजेबल ग्रुप है। सो पहले आपको वो टाइट्रेशन कर्व क्लियर हो जो कि सिंपल अमाइनो एसिड्स की है जिसमें सिर्फ दो आयोनाइजेबल ग्रुप्स हैं, अल्फा अमाइनो एंड अल्फा कार्बोक्साइल ग्रुप। सो इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए फिर हम ऐसे अमाइनो एसिड्स को भी देखेंगे जिनकी साइड चेन में एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या एडिशनल अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इस केस में मैंने आपको बताया कि OH नेगेटिव आयन जैसे ही आप किसी सॉल्यूशन में ऐड करते हो OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में से प्रोटॉन को पिक कर लेते हैं बिकॉज इन्होंने न्यूट्रलाइज होना है। सॉल्यूशन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू होगी, कम होना शुरू होगी। दूसरी तरफ आपके पास अमाइनो एसिड है जो कि एज अ बफर एक्ट कर सकता है। हम ये देखेंगे कि क्या स्टार्टिंग में या pH 0 के ऊपर अमाइनो एसिड कोई बफरिंग प्रॉपर्टी शो करता है। हम इस पॉइंट पे निकले हैं कि एक्चुअली बफरिंग प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों आयोनाइजेबल ग्रुप्स की pKa वैल्यूज को आपने सॉल्यूशन की pH के साथ रिलेट करना है। आपको ये पता चला कि कार्बोक्सिलिक एसिड की pKa वैल्यू 2.34 है और अमाइनो ग्रुप की pKa वैल्यू कितनी है 9.6। कोई भी एसिड अपना प्रोटॉन तब रिलीज करेगा यानी वो सिस्टम को बफर तब करेगा, यहां से रिलीज होने वाले प्रोटॉन्स को कंपनसेट तब करेगा जब सॉल्यूशन की pH उसकी pKa वैल्यू के या तो इक्वल है या उससे ज्यादा। इस कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, प्रोटॉन को रिलीज नहीं करेगा। सो ये बफरिंग शो नहीं कर रहा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। सेकंड आप देख रहे हैं अमाइनो ग्रुप इज अ बेस और कोई भी बेस मीडियम से प्रोटॉन तब पिक करती है जब उसके सॉल्यूशन की पीएच उसकी पीके वैल्यू पे या तो इक्वल है या उससे कम है। इसका मतलब है कि इस केस में अमाइनो ग्रुप एडिशनल प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, अपना बेसिक बिहेवियर शो करेगा और मीडियम से मजीद जो प्रोटॉन्स हैं उनको पिक करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH3+ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सो स्टार्टिंग पॉइंट में आपका जितना भी अमाइनो एसिड होगा, इस अमाइनो एसिड को आप लिख सकते हैं कि ये कौन सी फॉर्म में होगा, फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा। इस फॉर्म को आप फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म इसलिए कह रहे हो बिकॉज इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के पास भी प्रोटॉन है और अमाइनो ग्रुप ने भी प्रोटॉन को पिक किया। ठीक है, और इस केस में अमाइनो एसिड पे चार्ज कौन सा है, +1। ओवरऑल चार्ज कौन सा है, +1। जैसे ही सॉल्यूशन की पीएच फॉर एग्जांपल 2.34 पे आई, अब आपके सॉल्यूशन की पीएच कार्बोक्सिलिक एसिड की पीके वैल्यू के इक्वल हो गई है। इसका मतलब है ये वो पॉइंट है जिसपे ग्लाइसिन कुछ हद तक प्रोटॉन रिलीज करना शुरू कर देगा। अब ग्लाइसिन का जो एक ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, चूंकि इसकी पीके वैल्यू सॉल्यूशन की पीएच के इक्वल हो गई है ना, सो अब इसके लिए कंडीशंस फेवरेबल है, ये अपना प्रोटॉन क्या करना शुरू कर देगा, रिलीज करना शुरू कर देगा। सो पीएच 2.3 से आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आपका ग्लाइसिन दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, यानी इसकी कुछ फॉर्म जो है वो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म है, कुछ कंसंट्रेशन इस तरह से प्रेजेंट है,
और कुछ कंसंट्रेशन इसकी होगी प्रोटोनेटेड फॉर्म, बिकॉज पूरे का पूरा एकदम से जो है वो डीप्रोटोनेट नहीं होगा, मिड पॉइंट पे जाके आपके पास इक्वल कंसंट्रेशन आएगी। और एक स्टेज ऐसी होगी, सपोज यहाँ पे pH 4 तक, जब आपका जितना ग्लाइसिन प्रोटोनेटेड था, जितने कार्बोक्साइल ग्रुप्स के पास हाइड्रोजन था, वो सब हाइड्रोजन रिलीज कर चुके होंगे। तो इस पॉइंट पे आके आपका जो है वो सारे का सारा ग्लाइसिन किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म। और इस फॉर्म को आप इस तरह से लिख सकते हो NH3 CH2 COO नेगेटिव। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि बिल्कुल स्टार्ट में आपके पास चार्ज +1 था, सेंट्रल पॉइंट के ऊपर चार्ज इक्वल हो गया था। कुछ हद में आपके पास अमाइनो एसिड जो है वो डीप्रोटोनेटेड यानी ज्विटर आयनिक या न्यूट्रल आयन फॉर्म में थे। कुछ अमाइनो एसिड जो है वो इस केस में कौन सी फॉर्म में था, +1 चार्ज में था ना, यानी इस केस में दोनों फॉर्म्स थी, न्यूट्रल फॉर्म भी थी, केटायनिक फॉर्म भी थी। लेकिन जैसे जैसे pH मजीद इंक्रीज होती गई, आपका पूरे का पूरा ग्लाइसिन कौन सी फॉर्म में आ गया, न्यूट्रल फॉर्म में आ गया या ज्विटर आयनिक फॉर्म में आ गया। सो हम कह सकते हैं कि आपका जो ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो सिर्फ इस रीजन में एज अ बफर एक्ट करता है, जिसमें इसके पास प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों स्पीशीज प्रेजेंट होती है। एक्सेप्टर भी अवेलेबल है, डोनर भी अवेलेबल है। इससे नीचे वाली कंडीशन में सिर्फ आपके पास डोनर है और ऊपर वाली कंडीशन में सिर्फ एक्सेप्टर है। यही पैटर्न हमने एसिटिक एसिड पे डिस्कस किया था ना, उस पे अप्लाई किया था। अब हम ये देखते हैं कि अमाइनो एसिड में सिर्फ एक बफरिंग रीजन नहीं है, ग्लाइसिन pH 2.34 से लेके 3.34 पे भी एज अ बफर एक्ट कर रही है, और आगे जाके हम एक और बफरिंग रीजन ऑब्जर्व करेंगे। वो कैसे आएगा, सपोज सॉल्यूशन की pH जो है वो अब मजीद इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, बिकॉज जितने ये प्रोटॉन रिलीज करके स्टेबलाइज कर सकता था, कंपनसेट कर सकता था, इसने कर दी। अब अगर मजीद आप OH नेगेटिव आयन ऐड करोगे, मजीद प्रोटॉन को ये न्यूट्रलाइज करेंगे, इसका मतलब है कि ग्लाइसिन उस इफेक्ट को कंपनसेट नहीं कर सकता। सो सॉल्यूशन की pH क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यानी जितनी बफरिंग एबिलिटी ग्लाइसिन के पास थी उसने शो की, pH को जितना वो मिनिमाइज कर सकता था उसके चेंज को उसने किया, लेकिन अब उसके पास ऐसा ग्रुप नहीं है जो कि अपने प्रोटॉन रिलीज कर सके। ये आपके पास जो है ट्रेंड चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा, अंटिल आप pH 9.6 या 10 तक पहुंच। NH3 के पास जो प्रोटॉन है वो भी नहीं देगा, अभी नहीं दे सकता ना, बिकॉज अभी आपके पास pK वैल्यू 9.6 तक जब रहेगी तो NH3 प्लस प्रोटॉन को पिक ही करेगा, वो प्रोटॉन को रिलीज नहीं करेगा। सेकेंड बिहेवियर आप ऑब्जर्व करोगे जब pH 10 पे गई, यानी आपके सोल्यूशन की pH pK वैल्यू से बढ़ गई है। इसका मतलब है कि जो अमाइनो ग्रुप ने पहले प्रोटॉन पिक किया हुआ था एज अ बेस, अब वो प्रोटॉन को रिलीज करना शुरू कर देगा। क्यों रिलीज करेगा, बिकॉज अब उसका जो एक नॉर्मल बिहेवियर था, जो कंडीशन थी, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो यहाँ तक आपके पास pH 9.6 तक तो आपका जो अमाइनो एसिड है वो ज्विटर आयनिक फॉर्म में ही रहेगा, CH2 COO नेगेटिव। लेकिन जैसे इससे pH थोड़ी सी एक्सीड होगी तो आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आपका कुछ हद तक जो अमाइनो ग्रुप है ना, ये अपना प्रोटॉन ये अपना प्रोटॉन रिलीज करना शुरू करेगा, और कुछ ग्लाइसिन इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और बाकी जो कंसंट्रेशन है आपके पास वो कौन सी होगी, NH2 CH2 COO नेगेटिव। यानी इस केस में भी आपके पास डोनर और एक्सेप्टर दोनों एग्जिस्ट करेंगे, बिकॉज इसने एट अ टाइम सारे प्रोटॉन रिलीज नहीं करने। जैसे यहाँ पे ग्रेजुअली रिलीज हुए थे, वहां पे भी ग्रेजुअली रिलीज होंगे, और आपके पास एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें प्रोटॉन डोनर एज वेल एज प्रोटॉन एक्सेप्टर इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगे। जैसे सॉल्यूशन की pH मजीद बढ़ गई, सपोज 10 से 11 तक चली गई, इसलिए मैक्सिमम आपके पास 10.6 तक ये बफरिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे pH मजीद इंक्रीज होगी तो आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जितने प्रोटॉन इसमें थे उसने रिलीज कर लिए, जितना ये बफर कर सकता था इस pH चेंज को उसने रेजिस्ट किया। लेकिन अब आपके पास सारे का सारा अमाइनो एसिड NH2 CH2 COO नेगेटिव यानी अपनी एनायनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसपे कौन सा चार्ज है, -1 का चार्ज है। सो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा अमाइनो एसिड जिसकी साइड चेन में
नॉन आयनाइजेबल ग्रुप्स हैं, जिसकी साइड चेन में कोई आयनाइजेबल ग्रुप नहीं है और उसमें सिर्फ दो ग्रुप्स हैं, अल्फा अमाइनो एंड अल्फा कार्बोक्साइल ग्रुप, वो दो बफरिंग जोन्स शो करता है। ठीक है, एक बफरिंग जोन आपने यहाँ पे देखा pH 2.3 के करीब और दूसरा बफरिंग जोन आपने यहाँ 9.6 के करीब देखा। इट मींस कि जो हमारी बॉडी की न्यूट्रल pH है pH 7, उसके ऊपर ये एज अ बफर एक्ट नहीं कर सकता। pH 7 के ऊपर इसकी कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी? लाइक अगर ये 3.4 है, यहाँ पे 5 है, 6 है, 7, तो pH 7 के ऊपर सारे का सारा अमाइनो एसिड कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? न्यूट्रल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और इस फॉर्म को क्या कहा जाता है? ज़्विटर आयनिक फॉर्म। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रल और ज़्विटर आयनिक फॉर्म। और यूजुअली हम अमाइनो एसिड्स को एम्फोलाइट्स भी कहते हैं। अगर आप लोग बुक में एम्फोलाइट का वर्ड सुने तो इट मींस कि कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें एसिड और बेस इकट्ठे प्रेजेंट है। जैसे आपने एम्फीपैथिक कंपाउंड्स पढ़े थे ना कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नॉन पोलर और पोलर दोनों तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एम्फीपैथिक कंपाउंड्स। उसी तरह से एम्फोटेरिक कंपाउंड्स या एम्फोलाइट्स वो स्पीशीज हैं जिनमें एट अ टाइम एसिड और बेसिक दोनों तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। सो बच्चों, यहाँ से टाइट्रेशन कर्व से हमने कुछ पॉइंट्स कंक्लूड किए हैं और वो पॉइंट्स, एक तो हमें ये पता है कि न्यूट्रल पीएच के ऊपर वो सारे अमाइनो एसिड्स जिनकी साइड चेन में नॉन आयनाइजेबल ग्रुप्स हैं वो न्यूट्रल फॉर्म में होंगे, ज़्विटर आयनिक फॉर्म में होंगे और वो एज अ बफर एक्ट नहीं करेंगे। अमाइनो एसिड्स यूजुअली दो बफरिंग जोन्स शो करते हैं। मैं सिर्फ उन अमाइनो एसिड्स की बात कर रही हूँ जिनकी साइड चेन नॉन आयनाइजेबल है। नॉन आयनाइजेबल अमाइनो एसिड दो बफरिंग जोन्स शो करते हैं और वो बफरिंग जोन्स इनके दोनों आयनाइजेबल ग्रुप्स की पीके वैल्यूज के करीब करीब होते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की पीके वैल्यू के करीब पहला बफरिंग जोन और दूसरा बफरिंग जोन अमाइनो ग्रुप की पीके वैल्यू के करीब। ठीक हो गया। अब वो पीएच, वो पॉइंट या सॉल्यूशन की वो पीएच जिसमें आपका अमाइनो एसिड न्यूट्रल या ज़्विटर आयनिक फॉर्म में रहता है, उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। दिस इज कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, व्हिच मींस कि आपके पास इस केस में जो एम्फोलाइट है उसके ऊपर चार्ज इक्वल होगा, उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। +1 अगर इधर है तो -1 यहाँ पे होगा। ओवरऑल चार्ज क्या कंसीडर किया जाएगा? न्यूट्रल। सो ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर आपके पास जो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो मूवमेंट है वो न्यूट्रल हो जाए, बिकॉज आपके पास ओवरऑल जो चार्ज है वो क्या होगा? 0 होगा। उस पीएच को क्या कहते हैं? Isoelectric point. The pH of a solution at which an amino acid exists in the form of zwitter ion या neutral form, उसको कहा जाता है isoelectric point. और यूजुअली ये आपका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है ये इन दो आयोनाइजेबल ग्रुप्स के मिड में आ रहा है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि किसी अमाइनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करें तो आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड इज एवरेज ऑफ pKa1 plus pKa2 या सिंपली pK1 एंड pK2। pKa1 आप कहते हो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, pKa2 आप कहते हो अमाइनो ग्रुप को। और अगर किसी अमाइनो एसिड की साइड चेन में एडिशनल आयोनाइजेबल ग्रुप हो तो वो pK3 होगा, ठीक है, या pKr होगा, व्हिच मींस के pK वैल्यू ऑफ साइड चेन या R ग्रुप। तो इस केस में अगर आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ग्लाइसिन का कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 1/2 2.34 प्लस 9.60। क्या आंसर आएगा आपके पास? एक्सक्यूज मी मैम, कैलकुलेट करें इसे। एक्सक्यूज मी मैम, और इसका हाफ 5.96, यानी आपके पास जो है वो 5.96 pH के ऊपर, यानी इस जोन के अंदर मिड पॉइंट के ऊपर आपका अमाइनो एसिड ज़्विटर आयनिक फॉर्म है। लेकिन टाइट्रेशन कर्व से हमें ये चीज पता है कि ये जोन सिर्फ इतने पॉइंट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा एक्सपेंड करता है, यानी इस पॉइंट से या इस pH से 1 यूनिट कम और इससे 1 यूनिट ऊपर तक जाए। ठीक है, इस टाइट्रेशन कर्व में कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ से हम फिर ये चीज कंक्लूड भी कर सकते हैं कि अमाइनो एसिड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर न्यूट्रल फॉर्म में है,
जब अमाइनो एसिड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे है या ऐसे सोल्यूशन में है जिसके ऊपर, जिस सोल्यूशन में उसके ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तो तब उस पे नेट चार्ज क्या होगा, 0, और उसकी फॉर्म क्या होगी, न्यूट्रल। लेकिन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से नीचे अगर पीएच होगी, if the pH of a solution is below isoelectric point, तो आपका अमाइनो एसिड कैटायनिक फॉर्म में होगा और उस पे कौन सा चार्ज होगा, +1 का। और अगर आपका अमाइनो एसिड किसी ऐसे सॉल्यूशन में है जिसकी पीएच उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा है, तो उस केस में अमाइनो एसिड की नेचर क्या होगी, एनायनिक, और उस पे नेट चार्ज क्या होगा, -1 का। सो टाइट्रेशन कर्व से हम ये 2 से 3 पॉइंट्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैम ये आपके पास जो है ये पैटर्न जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, उसी की एक इंटरप्रिटेशन आप समझ लो। ये वाली जो स्लाइड है, यहाँ से आप यही चीज सिर्फ इसको एक दफा जो है वो देखोगे या एनालाइज करोगे कि वाकई आपका जो सोल्यूशन है उसमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की जो आयोनाइजेशन है, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना या प्रोटॉन को रिलीज करना, वो सोल्यूशन की पीएच और इनकी पीके वैल्यूज पे डिपेंड करती है। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे टाइट्रेशन कर्व के ऊपर अप्लाई किया है, उनको अप्लाई करके आप इस पैटर्न को भी ऑब्जर्व कर लोगे कि बिल्कुल स्टार्ट में आपका अमाइनो एसिड कैटायनिक फॉर्म में है, सेंट्रल पॉइंट के ऊपर आपका अमाइनो एसिड ज्यूटारायनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे पीएच मजीद एक्सीड होगी तो आपका सारे का सारा अमाइनो एसिड कौन सी फॉर्म में होगा, एनायनिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बाद हम देखते हैं किसी ऐसे अमाइनो एसिड की टाइट्रेशन कर्व को जिसकी साइड चेन में एडिशनल आयोनाइजेबल ग्रुप है, और उसको ऑब्जर्व करते हैं कि एक्चुअली इनका बिहेवियर कैसा होगा। ग्लूटामिक एसिड जैसे भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में शायद डिस्कस किया था कि एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी साइड चेन में एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऐसा ही था ना। तो बिल्कुल स्टार्ट में जब सॉल्यूशन की पीएच बिल्कुल 0 है, इसमें अगर आप इस एसिड का बिहेवियर देखेंगे, सॉरी इस अमाइनो एसिड का बिहेवियर देखेंगे विच इज ग्लूटामेट। सो ग्लूटामेट के केस में आपने 3 ग्रुप्स को देखना है। पहला आपका ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसकी पीके वैल्यू कितनी है, 2.19। सेकेंडली आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है जिसकी पीके वैल्यू कितनी है, 4.25। और थर्ड आपके पास जो आयोनाइजेबल ग्रुप है दिस इज अल्फा अमाइनो ग्रुप, और इसकी पीके वैल्यू कितनी है, 9.67। सो बिल्कुल स्टार्ट में जब आपके सॉल्यूशन की पीएच बिल्कुल 0 है, आपने उसमें OH नेगेटिव आयंस ऐड किए, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया था, तो ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो प्रोटॉन्स हैं उनको कंज्यूम करना शुरू कर देगा बिकॉज इसने न्यूट्रलाइज होना। अब यहाँ से जो सॉल्यूशन से प्रोटॉन रिलीज होंगे उनकी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए हम देखते हैं कि क्या अमाइनो एसिड कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या ये बफरिंग प्रॉपर्टी शो करेंगे या नहीं। सो अमाइनो एसिड में जो पहला ग्रुप है आयोनाइजेबल ग्रुप, वो अपने प्रोटॉन रिलीज नहीं करेगा बिकॉज उस ग्रुप ने प्रोटॉन तब रिलीज करना है जब सॉल्यूशन की पीएच 2.19 के इक्वल होगी या सॉल्यूशन की पीएच 2.19 से ग्रेटर होगी। सेकेंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी अपने प्रोटॉन को रिलीज नहीं करेगा बिकॉज इसको प्रोटॉन रिलीज करने के लिए सॉल्यूशन की पीएच या तो 4.25 के इक्वल चाहिए या पीएच 4.25 से ज्यादा चाहिए। अमाइनो ग्रुप इस केस में एडिशनल प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेगा बिकॉज इसको प्रोटॉन को रिलीज करने के लिए पीएच या तो 9.6 के इक्वल चाहिए, सॉरी प्रोटॉन्स को पिक करने के लिए या तो पीएच 9.6 के इक्वल चाहिए या फिर सॉल्यूशन की पीएच लेस देन 9.67 होनी चाहिए, जो कि इस केस में है। सो आपके जो अमाइनो ग्रुप है, यानी इस केस में पूरे का पूरा जो अमाइनो एसिड है उसमें जो 3 आयोनाइजेबल ग्रुप्स हैं उनमें से 2 ग्रुप्स में तो किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा बिकॉज वो प्रोटॉन रिलीज नहीं करेंगे, लेकिन अमाइनो ग्रुप प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। सो आपके पास इस केस में ग्लूटामेट की जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म होगी, कैटायनिक फॉर्म।
यानी ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और इस पे कौन सा चार्ज आना शुरू हो जाएगा, +1 का चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ये चार्ज आपके पास ऐसे ही रहेगा until and unless आपके पास pH 2.19 तक ना पहुंचे, यानी स्टार्ट से लेके 2.19 pH के ऊपर आपका जो अमाइनो एसिड है, जो ग्लूटामेट है, वो सारे का सारा केटाइनिक फॉर्म में होगा, जिसमें आपके पास उसके अमाइनो ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऐसे ही प्रेजेंट होगा और जो साइड चेन में ग्रुप्स हैं वो भी प्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। सो अगेन दिस इज द फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूटामेट, प्रोटोनेटेड फॉर्म। जैसे सॉल्यूशन की pH 2.19 पे आई, अगेन आपका ये जो ग्लूटामेट है, इसका अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड अपने प्रोटॉन को रिलीज करना शुरू करेगा, आयोनाइज होना शुरू होगा। इट मींस कि आप 2.19 से लेके इससे 1 यूनिट ऊपर तक आपका जो ग्लूटामेट है वो दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करेगा। इस ग्लूटामेट में आपके पास अमाइनो ग्रुप तो प्रोटोनेटेड ही रहेगा, लेकिन इसका जो अल्फा कार्बोक्साइल ग्रुप है समटाइम्स वो आयोनाइज होगा, उसकी कुछ कंसंट्रेशन, कुछ क्वांटिटी आयोनाइज होगी और रिमेनिंग कंसंट्रेशन आपके पास जो है वो प्रोटोनेटेड ही रहेगी। सो अगेन आप कह सकते हैं कि इस केस में आपका जो ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड है, उस ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड की कौन सी फॉर्म बनना शुरू हो गई है, ज्विटर आयनिक फॉर्म बनना शुरू हो गई है ना। कुछ हद में आपके पास यहाँ पे डीप्रोटोनेशन हुई है, और जैसे जैसे डीप्रोटोनेशन हुई है इट मींस के पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। सो दिस इज द मोमेंट जब आपका जो ग्लूटामेट है ये आयोनाइज होगा और इसमें आपके पास प्रोटॉन डोनर के साथ साथ कौन सी फॉर्म बनना शुरू हो जाएगी, प्रोटॉन एक्सेप्टर की। सो अगेन आपके पास ये वाला रीजन कौन सा होगा, बफरिंग रीजन होगा। जैसे सॉल्यूशन की पीएच मजीद एक्सीड करेगी तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि जितना आपके पास अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अपना प्रोटॉन रिलीज कर सकता था उसने रिलीज किया, और अब सारे का सारा जो इसका अल्फा कार्बोक्साइल ग्रुप है वो डीप्रोटोनेट हो चुका है। सो यहाँ से आपके पास जो परमानेंट फॉर्म आएगी वो कौन सी फॉर्म आएगी, ज्विटर आयनिक फॉर्म। और ये ज्विटर आयनिक फॉर्म तब तक रहेगी जब तक आपके सॉल्यूशन की पीएच 4.25 तक ना चली, ठीक है। जैसे ही पीएच जो है वो 4.25 तक आई, फॉर एग्जांपल दिस इज 4.25, तो इस मोमेंट पे आके आपका जो अमाइनो एसिड है वो मजीद एक बफरिंग जोन शो करना शुरू कर देता है, यानी अगेन आपके पास एक फ्लैट सा रीजन आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज आपका अब जो साइड चेन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था उसकी आयोनाइजेशन स्टार्ट हो गई है। साइड चेन में प्रेजेंट जो ग्रुप्स हैं वो दोनों फॉर्म्स के अंदर आएंगे, लाइक आपके पास कुछ क्वांटिटी इसकी दिस इज नेगेटिव ही रहेगा आपके, और साइड चेन में जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसकी कुछ क्वांटिटी प्रोटोनेटेड होगी और रिमेनिंग क्वांटिटी आपके पास क्या होगी, डीप्रोटोनेटेड क्वांटिटी होगी, CH2 एंड COO नेगेटिव। सो अगेन आपके पास सेकंड जो बफरिंग रीजन है वो कहां पे आ रहा है, इस पीएच के करीब आ रहा है, जिसमें आपके पास प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों फॉर्म्स हैं। दिस इज बफर 1 एंड दिस इज बफरिंग जोन 2, ठीक है। अब उसी तरह जैसे मैंने आप लोगों को पहले पैटर्न में बताया कि 4.25 से 1 यूनिट पीएच इंक्रीज हुई, उसके बाद अगेन आपका जितना ग्लूटामेट का ये वाला जो साइड चेन में मौजूद आयोनाइजेबल ग्रुप था वो भी आयोनाइज हो गया। इसके बाद अमाइनो एसिड की प्रीडोमिनेंट फॉर्म कौन सी होगी, दिस वन, एनाइनिक। इस केस में आपका जितना ग्लूटामिक एसिड होगा वो NH3 प्लस COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इस फॉर्म में होगा, और ये फॉर्म तब तक रहेगी जब तक आपकी पीएच 10 तक नहीं जाती, ठीक है। सपोज 9.6 के बाद उसकी लिमिट खत्म हो गई, 9.6 तक अमाइनो ग्रुप प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता था। जैसे पीएच 9.6 से एक्सीड हुई, अमाइनो ग्रुप अपना प्रोटॉन क्या करना शुरू कर देगा, रिलीज करना शुरू कर देगा। सो अगेन आप यहाँ पे थर्ड जो है ना वो जोन देखेंगे, बफरिंग जोन, जिसमें आपका जो अमाइनो एसिड है इसका अमाइनो ग्रुप किसी फॉर्म में तो प्रोटॉन डोनर और किसी फॉर्म में एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर कर सकता है। NH2 COO नेगेटिव, CH2
ये भी आपके पास फॉर्म थी डोनर एंड एक्सेप्टर, लेकिन इस केस में डोनर और एक्सेप्टर सिर्फ ये ग्रुप्स थे। ये भी आपके पास डोनर और एक्सेप्टर फॉर्म थी, लेकिन इस केस में डोनर और एक्सेप्टर अल्फा कार्बोक्साइल ग्रुप था। और थर्ड आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब आपका जो अल्फा अमाइनो ग्रुप है वो अपने प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है। इस केस में आपका जो डोनर और एक्सेप्टर है उसको हम इस बेस पे कहते हैं, दिस इज डोनर एंड दिस इज एक्सेप्टर। जैसे ही पीएच मजीद एक्सीड करेगी सारे का सारा अमाइनो एसिड इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये फॉर्म खत्म हो जाएगी और आपके पास इस अमाइनो एसिड की प्रीडोमिनेंट फॉर्म कौन सी होगी, NH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव एंड हाइड्रोजन, ये फॉर्म होगी ना। सो यहाँ से हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसे अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन में कोई एडिशनल आयोनाइजेबल ग्रुप होता है उनकी जो बफरिंग एबिलिटीज है वो ज्यादा आप कह लें एक्सपेंड हो जाती हैं, उनके पास ज्यादा बफरिंग एबिलिटीज होती हैं। वो 2 की बजाय 3 रीजन्स के ऊपर एज अ बफर एक्ट कर सकते हैं और वो तीनों रीजन्स उनकी पीके वैल्यू के करीब करीब होंगे, पास पास होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि जो पहली फॉर्म थी ग्लूटामिक एसिड, इससे पहले आपने जो अमाइनो एसिड्स पढ़े हैं उनमें 3 तरह के चार्ज थे। या तो +1 चार्ज होता था लो पीएच पे, जीटर आयनिक फॉर्म पे 0 चार्ज होता था, और जैसे पीएच मजीद एक्सीड होती थी तो -1 का चार्ज आता था। ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड या ऐसे अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन में एडिशनल आयोनाइजेबल ग्रुप्स हैं, इनमें हम मजीद वैरायटी ऑफ चार्जेस को देख रहे हैं। स्टार्टिंग में आपके अमाइनो एसिड के ऊपर +1 का चार्ज था, उसके बाद एक स्टेज ऐसी आई जिसमें इसमें कौन सा चार्ज था, 0 चार्ज था या ज्विटर आयनिक फॉर्म थी। उसके बाद हमने एक स्टेज ऐसी ऑब्जर्व की जिसमें इसमें -1 का चार्ज आया, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -1, और फाइनल स्टेज में हमने इसके ऊपर कौन सा चार्ज ऑब्जर्व किया, -2 का चार्ज ऑब्जर्व, यानी इसमें आपके पास ज्यादा नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं। सो ज्विटर आयनिक फॉर्म कहाँ पे है, ये फॉर्म है ना। इस केस में अगर आपसे कहा जाता है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करें तो आप उन 2 पीके वैल्यूज का एवरेज लेंगे जिनके दरमियान में ज्विटर आयनिक फॉर्म प्रेजेंट है। यानी आप इस केस में अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड की पीके वैल्यू और अल्फा अमाइनो ग्रुप की जो जो साइड चेन में प्रेजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इनकी पीके वैल्यूज का एवरेज लेंगे और आप बताएंगे कि इस केस में आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये है। बिकॉज सेकंड और थर्ड स्टेज के दरमियान आइसोइलेक्ट्रिक फॉर्म नहीं है, यहाँ पे अमाइनो एसिड एनायनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस केस में आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की कैलकुलेशन के लिए इस ग्रुप का एवरेज नहीं ले सकते। पहले आपने दोनों ग्रुप्स का एवरेज क्यों लिया था, बिकॉज आपकी जो ज्विटर आयनिक फॉर्म थी वो इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट थी। लेकिन इस केस में आपके पास 3 पीके वैल्यूज है ना, 3 आयनाइजेबल ग्रुप्स हैं, तो आपने सिर्फ उन 2 आयनाइजेबल ग्रुप्स का एवरेज लेना है जिनके दरमियान में ज्विटर आयनिक फॉर्म प्रेजेंट है। सो यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड, और आप इस चीज को कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे इस चार्ट से आप ऑब्जर्व कर सकते हो दिस वन, कि आपके पास जो पहला ग्रुप है जो आयनाइज हो रहा है, दिस ग्रुप इज अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके बाद आपके पास कौन सी फॉर्म बन रही है, ज्विटर आयनिक फॉर्म। सेकंड जो ग्रुप आयनाइज हो रहा है दिस इज साइड चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आपने एक अल्फा अमाइनो ग्रुप की pKa1 और दूसरी pKa3, इनका एवरेज लेके क्या चीज कैलकुलेट करनी है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कैलकुलेट करना है। सो अगर आप ग्लूटामेट का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करते हो तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड इज एवरेज ऑफ pKa1 plus pKa3 1/2 2.19 plus 4.25, कैलकुलेट करें इसे। और इसका हाफ, ये आपने 4.25 को कहा है, सीक्वेंस से नहीं है, जैसे मर्जी। अल्फा अमाइनो ग्रुप को pKa1 कहते हैं, सॉरी अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, अल्फा अमाइनो ग्रुप को pKa2 कहते हैं और साइड चेन को pKa3 कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपके पास अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्लस साइड चेन, और इन दोनों का जब आप
एवरेज लोगे तो 3.2 आएगा। इट मींस कि दिस इज द जोन जिसमें आपका अमाइनो एसिड कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है, न्यूट्रल या स्वीटर आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। बच्चों आज के लेक्चर